हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था 11 सर्टिफिकेशंस के बारे में, उस वीडियो के अंदर बहुत सारे हेट कमेंट्स आए, बच्चों के पर्सनल मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम पर इन लोगों ने स्टोरी शेयर करना शुरू कर दिया कि शुभम जगदीश इज अ कास्टिस्ट टीचर। तो भाई मैं आपको सारी बातें बता देता हूं। आई एम नॉट अ कास्टिस्ट टीचर। मैंने कभी किसी बच्चे का कास्ट पूछ के, रिलीजन पूछ के, धर्म पूछ के, आपका मॉनिटरी बैकग्राउंड पूछ के कभी वीडियो नहीं बनाया। मैंने वीडियो बनाया सबके लिए एट पार। और दूसरी एक बात बता दूं, अगर रिजर्वेशन के ऊपर कोई भी बात मैंने कही है तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन कास्ट बेस पर नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से रिजर्वेशन नीड बेस पर होना चाहिए। जिसको जरूरत है, जो पिछड़े हैं, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड पर जिनको दिक्कत हो रही है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये मेरा वर्डिक्ट है। अगर किसी को इस बात से परेशानी है, इस बात से कोई ऑफेंड होता है, तो आर्टिकल 51A तुम्हें भी राइट टू स्पीच देता है और आर्टिकल 15A मुझे भी राइट टू स्पीच देता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आपको इससे प्रॉब्लम होती है तो आई डोंट केयर, आपको जितने हेट मैसेजेस करने हैं आप करते रहो, मैं अपना काम करता रहूंगा। मेरा काम है पढ़ाना और मैं हर एक स्टूडेंट को, मेरे लिए हर एक स्टूडेंट, चाहे वो मेरे घर का स्टूडेंट हो, चाहे मेरे बाहर का स्टूडेंट हो, चाहे वो बैंगलोर में रहता हो, चाहे वो मुंबई में रहता हो, चाहे वो लखनऊ में रहता है, मेरे लिए हर एक स्टूडेंट बराबर है। पढ़ोगे तो अच्छी बात, नहीं पढ़ोगे तो कान पकड़ना मेरा हक है और मैं वो पकड़ूंगा। ठीक है। तो भाई पिछले वीडियो के ऊपर कुछ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं, तो वो सारे कमेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इवन उस वीडियो के ऊपर तो मुझे कुछ डेथ थ्रेट्स भी मिले हैं, वो भी मैं आपको ये सारी चीजें दिखाने वाला हूं। भाई किस इंटॉलरेंस की तरफ बढ़ रहे हो? एक किसी आदमी का ओपिनियन हो सकता है, आपके ओपिनियन से मैच नहीं करता है तो हम आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो। किस तरफ धकेल रहे हो इस सोसाइटी को? भाई वी ऑल आर वन, हम एक साथ काम कर रहे हैं, सारी ह्यूमैनिटी एक साथ काम कर रही है। भाई ऑलरेडी इतनी परेशानियां हैं दुनिया में, कोविड फैला हुआ है, लोग एक दूसरे से ऐसे ही दूर हो चुके हैं। तो इस समय साथ आकर काम करने का, साथ आके हेल्प करने का। मेरी कॉन्वर्सेशन को अलग डायरेक्शन में प्लीज ड्रैग मत करिए। ज्यादातर नहीं, किसी को ऑफेंड होने की बात, किसी को इशू लगता है कि शुभम जगदीश कैसे भी है, तो आप अपने हिसाब से शुभम जगदीश के लिए एक व्यू पॉइंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। और भाई आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं बहुत सारे मिथ बस्ट करने वाला हूं। आज का वीडियो है ट्रेडिशनल, जिसको मैं बोलता हूं देसी प्रोफेशनल कोर्स वर्सेस इंटरनेशनल विदेशी प्रोफेशनल कोर्स। कौन से बेटर है, कौन से नहीं बेटर है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, ये वीडियो पूरा मेरी ओपिनियन के बेस पर है। हो सकता है आपकी ओपिनियन डिफर हो सकती है, मैं आपकी भी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करता हूं, तो अगर आपको लगे तो आप भी मेरी ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई तो पहला कोर्स जो मैंने ले रखा है वो है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंडिया का सबसे टॉप शॉट, हॉट शॉट कोर्स है, जो हर एक कॉमर्स बच्चा या साइंस का बच्चा भी करना पसंद करता है। क्यों पसंद करता है कॉमर्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स? क्योंकि भाई हमने ये सुना है कि पैसा बहुत है, बहुत पैसा, एक्सट्रीम पैसा मिलता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के बाद, जो कि तुमने सच सुना है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जितना आसान दिखता है उतना ही मुश्किल है। इसको अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये बॉटल नेक जैसा, एक बॉटल नेक देखा ना आपने बॉटल देखी होगी, तो भाई नीचे से बड़ी मोटी है, स्टार्टिंग से बड़ी पतली है। तो अगर उसको रिवर्स कर दें तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करने के लिए बहुत लोग आते हैं, पास आउट बहुत कम बच्चे होते हैं। तो एक ये बड़ा एक डिस्टर्बिंग पॉइंट है। आप कई सालों तक लगे रह सकते हो और आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोई भी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओ, या कोई भी ऐसा एग्जाम है जो आप क्लियर भी कर सकते हो। तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब उसकी ऑलमोस्ट फीस बहुत कम रखी गई है। इसकी फीस बहुत कम क्यों है? बिकॉज यहां पर 10,000, 12,000, 15,000 के फ्रंट पे आपको पढ़ाई करने को मिल जाता है। और अगर आप इकोनॉमिकली वीकर है तो यहां पर स्कॉलरशिप के प्री प्रोविजन है गवर्नमेंट के, लेकिन पेपर सबने पास करना है, पेपर सबको 50% की ग्रेड से पास करना पड़ेगा। तो सीए एक अच्छा कोर्स है। और सीए के डिटेल में जाते हैं कि सीए लोग क्या काम करते हैं। तो भाई बढ़ते हैं अगले कोर्स के ऊपर। और इसके अंदर मैंने एक स्लाइड इंटरनेट से कॉपी कर रखा है, तो कुछ इसमें डायमेंशंस लिखे हुए हैं कि सीए क्या काम करता है। सीए काम करता है टैक्स का, सीए काम करता है ऑडिट का, सीए काम करता है ट्रेजरी एंड आईआर का, सीए काम करता है बिजनेस फाइनेंस का, बिजनेस सपोर्ट का, सेक्रेटेरियल का भी काम सीए करता है सीएस के साथ मिलकर। अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर लिया है तो आप सेक्रेटेरियल का भी काम कर सकते हो। एफपीएनए का भी काम करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल काम है आज की डेट में। प्राइसिंग का भी काम सीए लोग करते हैं। तो भाई सीए किसी भी कंपनी का एक बैकबोन होता है। बिना सीए से पूछे आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। पीएम मोदी ने भी एक चीज बोली है भाई, सीए का दस्तखत, सीए का सिग्नेचर प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में हमारी कंट्री में। तो आइए थोड़ा सा मैंने कुछ पोजीशंस ले रखी हैं, कुछ पोजीशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं बच्चा। एक मैंने ये दे रखा है प्राइसिंग एनालिस्ट क्या होता है। प्राइसिंग एनालिस्ट ये बताता है कि भैया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप मार्केट में लॉन्च करने वाले हो उसकी प्राइस कितनी होगी, ठीक है ना, उसकी प्राइसिंग कितनी होने वाली है उसके बारे में बात करता है। मान लेते हैं कोलगेट एक अपना नया 200 ग्राम्स का एक टूथपेस्ट लॉन्च करने वाला है, तो उसकी प्राइसिंग क्या होगी,
उसको जिस प्राइस पे हम लोग मार्केट में उतार रहे हैं, तो अगले 10 साल में हमारा रेवेन्यू क्या होगा, हमारी कंपनी की ग्रोथ क्या होगी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दैट प्राइसिंग एनालिस्ट। और ये बहुत महीन काम होता है और इसके पैसे भी बहुत मिलते हैं कंपनी में काम करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं बच्चा लोग। और नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, नेक्स्ट स्लाइड है फाइनेंस कंट्रोलर। ये फाइनेंस कंट्रोलर कौन होता है? फाइनेंस कंट्रोलर भाई डिसाइड करता है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्चा होने वाला है, एडवर्टीजमेंट में कितना खर्चा होगा, मार्केटिंग में कितना खर्चा होना है, प्रोडक्शन में कितना खर्चा होना है, आफ्टर सेल्स में कितना खर्चा होना है, क्या डिस्काउंट देना है, क्या डिस्काउंट नहीं देना है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय दिस फाइनेंस कंट्रोलर। मैंने यहां पे कुछ लिख भी रखा है, तो भैया ये आई एम अ फाइनेंस कंट्रोलर, आई एम रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिव्यूइंग फाइनेंशियल कंट्रोल्स। भाई पैसा कहां खर्चा हो रहा है ये सारा दबा के रखते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन रखते हैं। ये कंपनी का कोई पैसा ऐसा तो नहीं जो फर्जी खर्चा हो रहा है। तो बहुत महीन काम है और सीधा सीधा डायरेक्टर से इनका बातें होती। कंपनी का ओनर इनसे पूछता भाई कितना पैसा खर्चा होने वाला, कितना पैसा नहीं खर्चा होने वाला, जल्दी जल्दी बताओ कहां पे क्या खर्च हो रहा है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? नेक्स्ट स्लाइड बोल रही है भाई कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजर क्या होता है? ये होते हैं कोर फाइनेंस प्रिपेयर करने वाले। जैसे आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा होगा ना, स्टेटमेंट पढ़ा है आपने, P&L अकाउंट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, BRS बनाना, ये सारी चीजों का काम इनके पास होता है। ये मेन अकाउंटिंग का काम संभालते हैं। तो मतलब जितने भी मैं आपको डायमेंशन दिखा रहा हूं ये सारे सीए के अंदर आते हैं। आप सीए बनने के बाद कोई भी डिपार्टमेंट पकड़ सकते हो और अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन द एक्सपीरियंस सीए वुड डू समथिंग एल्स। आगे बात करते हैं और क्या लिखा भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, एफपीएनए की बात कर रहा था। वो क्या करते हैं भाई, एफपीएनए क्या करता है भाई, माय जॉब इज टू स्टडी की बिजनेस ड्राइवर्स। भाई एफपीएनए ये पता लगाता है वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से बिजनेस चल रहा है, वो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बिजनेस को ड्राइव करते हैं। क्या वो कंज्यूमर फैक्टर्स हैं, क्या वो यूथ्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं, क्या वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारा सामान बिक रहा है। तो सारे फैक्टर्स को स्टडी करना, मतलब बिजनेस को चलाना कैसे है, ये एफपीएनए सेगमेंट के अंदर आता है। तो बहुत क्रूशियल फील्ड है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट फील्ड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड बोल रही है कि सीए की प्रिपरेशन कैसे करनी है। भाई सीए की प्रिपरेशन अभी थोड़े साल पहले तक, अभी ये नया फिर से चेंज आया है। अभी तक सीए का डिवीजन हो रहा था कि भैया सीपीटी करेंगे, आईपीसीसी करेंगे और फाइनल करेंगे। तो भाई सीपीटी आईपीसीसी फाइनल को हटा दिया गया है और हटाने के बाद ट्रेडिशनल वाले विंग पर आ गए हैं। ट्रेडिशनल वाला विंग क्या है हमारा, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। भाई सीपीटी आईपीसीसी फाइनल को हटाने का रीजन ही यही था बच्चा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीपीटी का एग्जाम क्लियर कर लेते थे, फिर ज्यादा बच्चे सीए में आ जाते थे और कम बच्चे निकल पाते थे। तो मार्केट में एक तरह की इनस्टेबिलिटी फैल रही थी। तो भाई वापस से आईसीआईए ने डिसीजन के लिया है कि भैया हम फाउंडेशन का पेपर लेंगे, इंटरमीडिएट का पेपर लेंगे और फाइनल का पेपर लेंगे। इसमें दो तरह की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग करनी पड़ती है बेटा, इंटरनेशनल ट्रेनिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीटी ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो ट्रेनिंग होती है और 3.5 साल का आपको आर्टिकलशिप भी करना पड़ता है। आर्टिकलशिप क्या होता है, एक सीनियर सीए के अंदर आपको काम करना पड़ेगा या किसी कंपनी के अंदर जाके आपको काम करना पड़ेगा और आपको काम सीखना पड़ेगा। तो ये सीए करना, सीए इज अ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, दोनों चीजें होती हैं। भाई थ्योरी तो सीखते ही सीखते हो, पेपर कैसे क्लियर करना है तो सीखते ही सीखते हो, लेकिन साथ में ये भी सीखते हो कि काम कैसे करना है, मार्केट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं। इसीलिए 3.5 साल की ट्रेनिंग होती है इसके अंदर। बढ़ते हैं भाई आगे। तो ये सीए का कुछ मैंने एक फ्लो चार्ट दे रखा है कि आप कैसे कैसे पढ़ सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं इजीली कि कब आप पेपर दे सकते हैं, कैसे आपका नेक्स्ट लेवल है एंड सो ऑन। अब ये बात करते हैं कि सीए की एवरेज सैलरी क्या है। भाई अगर आप नए सीए बने हो आज की डेट में और आप किसी सीए फर्म में काम कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज आप कमाते हो 20,000 रुपए पर मंथ, 2.4 लाख रुपीस पर मंथ। ये सुनने में तो बहुत कम है, लेकिन जैसे ही 3-4 साल का एक्सपीरियंस होता है आपकी नेक्स्ट जंप प्राइवेट सेक्टर में होती है और प्राइवेट सेक्टर में ये जो 2,40,000 का पैकेज था वो कम से कम हो जाएगा आपका 24 लाख रुपए का। और अगर इसी 5-6 साल के एक्सपीरियंस में आप किसी इंटरनेशनल कंपनी में चले जाते हो, फॉरेन में चले जाते हो, तो करीबन 70 लाख रुपए का पैकेज भी हो सकता है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, बात शुरू होती है अब कि भाई अगर आप एक्सपीरियंस सीए हो गए, आपने थोड़ा समय गुजार दिया है, 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर मान लेते हैं 25 के साल में, 25 की एज में आप सीए बन गए हो और 45 की एज तक का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप क्या बनते हो, आप बनते हो किसी भी कंपनी के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की कुछ सैलरी का कंपैरिजन किया है मैंने प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में। तो फटाफट से देखते हैं भाई मैंने क्या बताया है यहां पर कि भाई देखो ये जो पीएसयूज हैं, यहां मार्क करके दिखाता हूं मैं आपको, जो लिखा एवरेज सीएफओ सैलरी ऑफ 8 पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उनमें सैलरी है 56.82 लाख पर एनम। मतलब साल का करीबन मोटा मोटा ये फिगर जो है 2017-18 के है, तो मोटा मोटा 60 लाख के आसपास साल में कमाते हो। सीएफओ की सैलरी बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं, फिर लिखा है, फिर क्या लिखा है मैंने बताया,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जरा दिखाता हूं मैं आपको बाकी डिटेल भी, एक सेकेंड। यस, देयर यू आर। इस स्लाइड में जरा पढ़ते हैं और कुछ चीजें मार्क भी करके दिखाता हूं बेटा मैं आपको। यहां क्या लिखा, एवरेज सीएफओ सैलरी ऑफ 49 कंपनीज। अगर निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज की बात करें इंडिया के अंदर, तो एवरेज सीएफओ की सैलरी है 4.31 सीआर। ये साल की सैलरी बता रहा हूं, इंडिया के अंदर की सैलरी बता रहा हूं, 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए तक की सैलरी होती है। और कुछ सीएफओ के तो मैं अभी जो हॉटशॉट कंपनीज हैं उनके सीएफओ के तो नाम भी लिखे हैं और उनकी सैलरी भी बताई हुई है आगे की स्लाइड में, जरा वो भी दिखाता हूं। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये क्या है भाई, पी बालाजी जो टाटा मोटर्स के सीएफओ हैं, उनकी सैलरी है 6.67 करोड़ इन 2017-18 फॉर अ पीरियड ऑफ 4.5 मंथ्स। बाप रे बाप। आगे बढ़ते हैं, आर शंकर रमन ऑफ एल&टी लार्सन एंड टोब्रो 17.22 सीआर। आलोक अग्रवाल सीएफओ ऑफ रिलायंस 11.72 सीआर। सीएफओ ऑफ यस बैंक 9.67 सीआर। मिस्टर सोमन चक्रवर्ती ऑफ डॉक्टर रेड्डीज 9.15 सीआर। तो मैं बता रहा हूं, अगर आपको पैसा कमाना है, आपको रियल लाइफ का थोड़ा एंजॉयमेंट करना है, तो कॉर्पोरेट क्यों जरूरी है इसलिए बताता हूं, और गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाना है इसलिए बताता हूं भाई, ठीक है। बाकी इस पे भी अगर कोई बच्चा ऑफेंड होता है तो भाई हो सकता है, अगर मैं तो बच्चों को बताऊंगा कि सही चीज क्या, अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हैं बहुत सैलरी डिफरेंस है और पैसा मैटर करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फील्ड पर आते हैं भाई। कुछ प्रॉस है कुछ कॉन्स है। अभी सीए करने के कॉन्स क्या है और प्रॉस क्या है, प्रॉस क्या है सारे डिस्कस करते हैं। प्रॉस क्या है भाई कि भैया आपका आरओआई बहुत अच्छा है, पैसा बड़ा कम लगता है सीए को करने में और रिटर्न बहुत बढ़िया है। और दूसरा क्या बताया आपको, एक आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस मिलता है, तो काम करना आप सीए के साथ पढ़ते पढ़ते ही सीख जाते हो। तो जैसे ही आप सीए बनोगे तो आपको काम तो पहले से आता है, तो काम आपको मिलने लगेगा। कुछ कॉन्स भी है, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर वगैरह बता रखा है, जैसे मतलब कि सीए बनना बहुत लोग चाहते हैं लेकिन बन नहीं सकते हैं, बन नहीं पाते बिकॉज सीए पास नहीं होता है। फिर क्या बोला है कि भाई बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीखनी पड़ती है एंड लाइकवाइज। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने ग्राफ बताया है कि ऑन एन एवरेज कितने बच्चे सीए में पास होते हैं हर साल। भाई तो तुम्हें ये ग्राफ ऐसा लग रहा होगा बीएससी का सेंसेक्स का रिपोर्ट देख रहे हो, वो सेंसेक्स भी इतना वोलेटाइल है इतना सीए का वोलेटाइल है। हर साल अलग लेवल ऑफ बच्चे ही प्रमोट होते हैं, किसी साल 2% रिजल्ट होता है, किसी साल 1% होता है, किसी साल 7% होता है। तो ये परसेंटेज डिसाइड होती हैं कि मार्केट में कितने सीए की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि ज्यादा सीए हमने निकाल दिए जिनकी मार्केट में जरूरत ही नहीं है, वो बेरोजगार हो गया भाई, इतना रेप्यूटेड प्रोफेशन। तो भाई आज की डेट में करीबन 2.5 लाख सीए हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो भाई ये भी रिजल्ट मैंने देखा, किसी साल तो 20% 28% भी रिजल्ट गया है, किसी साल 3% रिजल्ट भी गया है। आप बात करते हैं नेक्स्ट फील्ड के बारे में और इस फील्ड का नाम है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी को बहुत बच्चे कम समझते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी से, उसका कुछ रीजंस हो सकते हैं बिकॉज उनको पता नहीं होगा कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। लेकिन आज की डेट में आफ्टर 2014 कंपनी सेक्रेटरी का बहुत रोल होने लगा है। कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है सेक्रेटरियल वर्क। सेक्रेटरियल वर्क का मतलब क्या हुआ, सारे कंपनी के एप्लीकेशंस करो, सारे कंपनी के साइन करो, डॉक्यूमेंटेशन करो, देख लो कोई कंपनी फ्रॉड तो नहीं कर रही है, लाइकवाइज। और इनका एक आज की डेट में बहुत बड़ा काम ये हो गया है कि ये पता कर लो कि शेल कंपनी कौन सी है, फ्रॉड कंपनीज कौन सी है। कई बार तो भी ये भी निकला था कि कोलकाता के अंदर किसी एक पर्टिकुलर शहर में एक पर्टिकुलर जगह में जो कि 10 स्क्वायर फीट की थी उसके अंदर 100 कंपनीज रजिस्टर्ड थी, ठीक है ना। तो उस तरह की कंपनीज को, फ्रॉड कंपनीज को पकड़ने का काम भी सीएस का हो गया है। अब मैं कुछ बातें कर लेता हूं कि सीएस कैसे बनते हैं। तो इसके अंदर भी होते हैं बेटा 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है भाई, पहले स्टेप को बोलते हैं हम लोग फाउंडेशन, दूसरे को एग्जीक्यूटिव और तीसरे को प्रोफेशनल। ये 3 स्टेप क्लियर करने पड़ते हैं, करीबन 5 साल का समय लगता है और उसके बाद आप कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री ले सकते हो। और कुछ एवरेज सैलरी के बारे में भी बताया है, पीएसयूज में एवरेज सैलरी कितनी होगी और गवर्नमेंट जो प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सैलरी कितनी होती है। एक फ्रेशर सीएस की सैलरी होती है करीबन 5 से 8 लाख रुपए, ठीक है भाई। तो यहां पर कुछ कंपनीज के बारे में बताया, हाईएस्ट सैलरी बीइंग 11.13 सीआर, 11.13 सीआर अवंती फीड्स एंड लोएस्ट बीइंग 3 लाख बाय 8K माइल्स। तो भाई इग्नोर करते हैं, बहुत ज्यादा डेटा सेवी हो रही है बातें। तो कंपैरेटिवली सीए से तो कंपैरेटिवली कम सैलरी होती है, बट एक रेप्यूटेड सैलरी भी मिलती है कंपनी सेक्रेटरी को। और आज की डेट में हर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी रखना अनिवार्य हो गया है और हमारी पूरी कंट्री के अंदर करीबन 54,000 कंपनी सेक्रेटरीज हैं और 2.5 लाख सीए हैं। तो बढ़ते हैं, और बहुत सारे सीए तो ऐसे होते हैं जो सीएस कर लेते हैं तो सीएस की जॉब चली जाती है। तो आज की डेट में सीए क्या कर रहा है, सीए बड़ा होशियार है, सीए करता है, सीएस करता है और एमबीए भी कर लेता है। भाई खत्म करो। तो भाई एमबीए क्या, एमबीए फाइनेंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो मैं एमबीए की और किसी फील्ड को टच नहीं करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। एमबीए फाइनेंस क्या है भाई, एमबीए फाइनेंस आपको एक होलिस्टिकली डेवलपमेंट देता है कि भाई फाइनेंस की इंडस्ट्री में कैसे जाना है। एमबीए के लिए जो सबसे टफ एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, अच्छा एमबीए का सब मुश्किल और आसान बात क्या है, एमबीए में घुसना मुश्किल है, पास आउट होना आसान। एमबीए के लिए पेपर देना पड़ता है, इंडिया का सबसे टफेस्ट पेपर है कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको देना मुश्किल है। 99.5% आएंगे तभी कोई आईएम्स के जैसे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा।
और उसके साथ में चाहिए होगा वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है ना, तब जाके आप किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए कर सकते हो। तो भाई एमबीए में घुसना मुश्किल है लेकिन पास होना की सर्टेनिटी है, सीए में घुसना आसान है लेकिन पास होना बड़ा मुश्किल है। खैर बात करते हैं, और इसके कुछ कोट लिखी हुई है, एमबीए प्रोग्राम इज लाइक अ प्रीपेड सिम कार्ड, वेदर यू टॉक और नॉट you have to pay, so you are better off talking and exhausting what you have paid for। तो भाई एमबीए में लगती है फीस 20 से 22 लाख रुपए तक की फीस लग जाती है, इसलिए बहुत सारे बच्चे जिनके थोड़ा सा भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड कमजोर है तो वो एमबीए नहीं कर पाते हैं। तो तुमको एक बात बताता हूं कि अगर तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है तो घर में आके बैंक बैठ जाएगा, 8-8.5% के बेसिस पर आपको लोन मिल जाएगा, दैट टू कोलैटरल फ्री। तो भाई अगर अच्छे कॉलेज से एमबीए कर रहे हो आज की डेट में भी, तो पैसे की टेंशन मत लो, लोन बैंक दे देगा। आगे बढ़ते हैं, और यहां पर कुछ आईएम्स अहमदाबाद 2018 का मैंने डेटा कंपेयर कर रखा है। तो भाई एक मिनिमम और एक एवरेज सैलरी कितनी है, तो भाई देख लेते हैं। भाई एक एवरेज सैलरी जो आई है वो करीबन 24 लाख के आसपास आई है, और मैक्सिमम सैलरी है 72 लाख रुपए के आसपास। आप इस डेटा का स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कंपैरिजन है, ये मैंने सीधा आईएम अहमदाबाद की वेबसाइट से उठाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ टॉप नॉच कॉलेजेस हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। यहां से अगर आप एमबीए करते हैं तो आपका एमबीए करना वर्थ इट रहेगा। फाइनेंस की इंडस्ट्री में तो बहुत सारे कॉलेजेस मैंने मेंशन कर रखे हैं, और ये भी डेटा आपको आराम से गूगल में मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर 1 ईयर एमबीए करेंगे 2 ईयर एमबीए करें। भाई अगर तो आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप 1 ईयर एमबीए से काम चला सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है और आप यूके या इंडिया में रहने वाले हो तो भाई आपको 2 ईयर एमबीए को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं भाई, यहां तक तो मैंने बता दिया आपको ट्रेडिशनल कोर्सेज के बारे में, और यहां पर मैं आपको 2 चीजें और बता देता हूं। अगर आपको सोच रहे हो कि इंडिया के अंदर रहना है और मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा रिस्क भी लग रहा है कि भाई मैं पता नहीं सीए क्लियर कर पाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा बेटा कि 12th के बाद सीए आप करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप साथ साथ में जैसे सीए आपका इंटर क्लियर हो जाता है जो सेकंड लेवल है, तो अगर आपने सीए इंटर क्लियर कर लिया है और उसके बाद जाके आप आराम से एमबीए के लिए फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म एमबीए भी करना शुरू कर दो। अगर कैट क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, जाके एमबीए कर लेना, और अगर कैट क्लियर नहीं हुआ तो जाकर वापस से सीए करने लगना। तो आपके पास ज्यादा दिक्कत नहीं है, 12th के बाद आप सीए कर सकते हो, और एमबीए करने के लिए आपको अंडर ग्रेजुएशन तक का पूरा टाइम देना पड़ेगा। अब बच्चों के बीच में कंफ्यूजन ये आता है कि सर ये बताइए मेरे को कि बीबीए करना चाहिए कि बीकॉम करना चाहिए, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है। और बहुत सारे ये मिथ्स भी है कि अगर एमबीए करना है तो बीबीए का राइट कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बीकॉम भी करना चाहते हो, ऐसा कोई भी कोर्स पकड़ लो जो मॉर्निंग के टाइम में हो सकता हो, जिसपे एफर्ट्स कम इन्वॉल्व है, और अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री पाना चाहते हैं तो उसके ऊपर जुट जाइए। अगर आप सीए कर रहे हैं तो एक आराम से अच्छी यूनिवर्सिटी, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम का कोई भी कोर्स, मॉर्निंग कोर्स पकड़ लीजिए और साथ में सीए करने लगिए, बिकॉज आप प्रोफेशनल कोर्स तो कर ही रहे हैं साथ में। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। लेकिन हाँ, अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री नहीं लेनी है तो आप आराम से बीबीए कोई अच्छे कॉलेज में, डीयूजेटी के कोई से भी अच्छे कॉलेज में, शहीद सुखदेव वगैरह से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे। अब बात कर रहे हैं भाई हम इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में, और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बिकॉज यहां पर टेक्निकल, यहां पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सेवी वीडियो है। अगर आपने ये सोच रखा है कि तुम्हें सेटल होना है किसी बाहर की कंट्री में, किसी भी बाहर की कंट्री में सेटल होना है, तो भाई तुम्हें इंटरनेशनली एक्रीडिएटेड कोर्सेज को करना चाहिए। पहले सोच लो, आप आराम से बीकॉम वगैरह कर लो, साथ में सीमा के लिए एनरोल कर लो। सीमा क्या होता है? ये सीमा क्या है भाई? चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीमा बेसिकली यूके में जाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप सीमा कर सकते हैं। सीमा क्लियर करने का परसेंटेज है 50%। आप आसानी से पेपर क्लियर कर सकते हो। अगर 100 बच्चे भरते हैं तो 50 बच्चे सीमा क्लियर कर लेते हैं। तो भाई इसका भी क्या है, इनका भी होता है 3 लेवल है। एक पहला लेवल को बोलते हैं एंटरप्राइज, दूसरे को परफॉर्मेंस पिलर, और तीसरे को फाइनेंस। एंटरप्राइज, परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल, ये 3 स्टेप्स है। 3 स्टेप्स में आप सीमा को क्लियर कर सकते हो, और सीमा की और डिटेल जाने के लिए आप इसकी वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो सीमा के एग्जेम्प्ट हो जाते हैं अगर आप इंडिया में आपने एमबीए कर रखा है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, या सीए कर रखा है, तो बहुत सारे एग्जाम्स सीमा के आप इजीली क्लियर कर लोगे, वो आपके लिए एग्जेम्प्ट है। तो ये चेक करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, यहां पे बता रखा है कि कितना कितना बच्चे पास हो जाते हैं, एक चार्ट है। फिर मैंने ये भी बता रखा है कि स्ट्रैटेजिक लेवल में क्या होता है, मैनेजमेंट लेवल में क्या होता है, ऑपरेशन लेवल में क्या होता है। इसका भी आप चार्ट की स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको डिटेलिंग में आप पढ़ सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, और सीमा के जो इंडिया में सैलरी स्ट्रक्चर है और जो बाहर स्ट्रक्चर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। कि भाई ऑपरेशनल जिसने किया होता है उसको 8.2 लाख रुपए तक मिल जाते हैं इंडिया के अंदर। स्ट्रैटेजिक लेवल जिसने क्लियर किया होता है उसको 10.4, T4 के बाद 12.9, और उसके बाद 24.7 लाख तक का पैकेज है इंडिया के अंदर। बढ़ते हैं आगे, और ये कोर्स तो बहुत हॉटशॉट है आज की मार्केट में, इंटरनेशनल CFA।
भाई अगर तुम्हें शेयर मार्केट की फील्ड में जाना है तो ये कोर्स तुम्हारे लिए है, और बेस्ट कंट्री टू सेटल आफ्टर दिस कोर्स इज यूएस। अगर तुम्हें यूएस में सेटल होना है तो इंटरनेशनली सीएफए कर लो, बहुत स्कोप है उस कंट्री में। अगर इंडिया में रह रहे हो और तुम सीएफए करने की सोच रहे हो तो ये तुम्हारे लिए एक जैसे कि एड ऑन होता है, ये एड ऑन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगर आप सीए कर रहे हो तो साथ में सीएफए भी कर सकते हैं, बिकॉज़ सीए तो बाप कोर्स है, सीएफए भी आराम से हो जाएगा। सीएफए का ही पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है, 50% तक बच्चे सीएफए क्लियर कर लेते हैं। यहां पर सीएफए क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल चीजें पढ़नी पड़ती है, बहुत फॉर्मूलेस पढ़ने पड़ते हैं, और आप इजीली पेपर क्लियर कर सकते हो। इजीली बोलना सही नहीं है, लेकिन आप पेपर क्लियर कर सकते हो। अगर जिसने सीए क्लियर कर लिया, सीएफए उसके लिए एक जस्ट अ पीस ऑफ केक है। आगे बढ़ते हैं, और इसमें भी क्या है, 3 स्टेप्स है। और फिर बढ़ते हैं भैया, ये 3 लेवल्स क्या हैं, पिछले वाली स्लाइड इग्नोर करिएगा। और इनके 3 लेवल्स क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और जो उसके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट टूल्स, एसेट वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड लाइकवाइज। तो यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना हुआ है। चलो, फिर याद रखा है कि भैया ये सीएफए करने के बाद आप कौन कौन सी फील्ड बजा सकते हो। तो पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, रिस्क मैनेजर बन सकते हो, रिसर्च एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर, स्ट्रेटेजिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव, ट्रेडर्स, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, रिलेशनशिप मैनेजर एंड सो ऑन। खैर, बढ़ते हैं आगे, और अगले कोर्स के ऊपर आ रहे हैं, ये है सीपीए। सीपीए क्या होता है, अमेरिकन वर्जन ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। यहां पर सीए बोलते हैं, वहां पर सीपीए बोलते हैं। अगेन अ गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोग्राम। अगर आपको सेटल होना है अमेरिका के अंदर तो ये प्रोग्राम आप कर सकते हो। पासिंग परसेंटेज इज अगेन 50%। तो पास, सबसे मुश्किल जो कोर्स है वो इंडिया का ही कोर्स है भाई। 2-3%, 4%, 5% ही बच्चा पास हो रहा है, यहां पर ज्यादा बच्चे पास हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाले प्रोग्राम की थोड़ा इंडिया में वैल्यू कम है। बाहर अगर यूएस में सेटल होना है, बेस्ट कोर्स है, कर सकते हो भाई। आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना वैल्यूएबल है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल पूरे वर्ल्ड में अभी तक 6,64,532 एक्टिव सीपीएस वर्किंग है, और इसमें होते हैं केवल 4 सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन। उसके बाद होता है रेगुलेशन, यूएस टैक्स लॉज के बारे में पढ़ाते हैं, देन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं भाई, और अब आते हैं एसीसीए के ऊपर। एसीसीए क्या है, जैसे इंडिया में सीए होता है, ये यूके का सीए, ठीक है ना। यूके के सीए को एसीसीए बोलते हैं भाई। तो भाई करना क्या होता है, जरा देख लो। इसका भी पासिंग परसेंटेज जो है वो 50% के आसपास है। 3 लेवल्स हैं यहां पर, और ये भी पेपर आप इजीली क्लियर कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जब टफेस्ट पेपर जो क्लियर करने को आएगा वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंडिया के अंदर। अब देखो भाई, मेरा वर्जन क्या है। अगर तुम्हें रहना है इंडिया के अंदर, जो कि तुम्हें रहना चाहिए बिकॉज दिस कंट्री नीड्स यू अलॉट, तो आपको, अगर आप किसी बीबीए या किसी प्रोफेशनल कोर्स के बाद अभी से नहीं भाग रहे हो, तो आप सिंपली किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में एनरोल करो, साथ में सीए करना शुरू कर दो। सीए के 2 लेवल तक क्लियर कर लो। 2 लेवल के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो कैट की प्रिपरेशन करो, और देखो कि तुम्हें एमबीए करने के लिए कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो गो अहेड विद द एमबीए, अगर नहीं मिलता है वापस आओ, सीए करो, सीए करने के बाद एमबीए करो। सीए प्लस एमबीए इज अ बिंगो कॉम्बिनेशन इन इंडिया। मैं बता रहा हूं तुमको, अगर सीए प्लस एमबीए कर लिया है तो अगले 10 सालों में मैं तुमसे मिलूंगा तो शायद मुझे तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेना पड़े, मैं बोलूं सर मुझे थोड़ा अपॉइंटमेंट दे दो भाई, ठीक है ना। तो भाई मेरा वर्जन मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारे मिथ्स क्लियर करने की कोशिश की है। और अगर आपको किसी भी कारण वजह से कि तुमको बाहर की कंट्री में सेटल होना है तो बाहर के कोर्सेज कर लो, बिकॉज उस कंट्री में वो कोर्सेज की ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स थी, जो भी कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने जूनियर से शेयर करिए। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। और अगर मेरे किसी भी वीडियो से किसी भी लोगों को कोई सा भी थोड़ा सा भी ठेस पहुंची है तो माफी चाहता हूं, उसके लिए कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो आपको बनाकर देता रहूं। जय हिंद।